नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच पोस्ट में हूं आपके साथ चंदन शुक्ला। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं पयागपुर राजघराने से राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह जी। हम आपको बताएं कि आपका परिचय यह भी है कि जो बहराइच में बड़ी सौगात मिली, पर्यटन के द्वारा बड़ा काम कराया गया। चित्तौरा झील जो बहुत ही पौराणिक है, महाराजा सुहेलदेव स्मृति स्थल जो है उसका वहाँ पर काम कराया गया। हम आपको बताएं कि जो महाराजा सुहेलदेव स्मृति स्थल है वहाँ के श्री महाराजा सुहेलदेव स्मारक समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए। आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। किस तरीके से, क्योंकि लगातार आपने प्रयास किया, चित्तौरा जो झील है वहाँ पर जो श्री महाराजा सुहेलदेव जो स्मारक स्थल है उसके विकास को लेकर, पर्यटन से जोड़ने को लेकर आपके प्रयास क्या क्या थे, क्या योगदान आपका था उसमें? जी बिल्कुल, देखिए इसका प्रयास तो हमारे नहीं, हमारे पिताजी के समय से ये प्रयास होते चले आ रहे हैं और माननीय राजनाथ सिंह जी के मुख्यमंत्री काल से ही इसको सरकार की नीतियों से जोड़ने के लिए और एक भव्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। और माननीय राजनाथ जी द्वारा अपने मुख्यमंत्री काल में विभिन्न प्रकार के इस पे घाट निर्माण के लिए, कह लीजिए धर्मशाला निर्माण के लिए बजट आए, फंड्स आए, उस समय भी काम हुआ, लेकिन एक बृहद स्तर पे जो कहते हैं वो काम नहीं हो पाया था। जो 17 में पुनः हमारे महाराज जी के, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हमने उनसे प्रयास किया मिलने का, पूरी योजना, और वो भी महाराज जी भी क्योंकि पूर्व से स्थल के महत्व से परिचित रहे हैं, आते जाते रहे हैं अपने सांसद काल में भी यहाँ बराबर, तो उन्होंने इसका महत्व समझा और पर्यटन से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव बना के आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए और एक बड़ी योजना, लगभग 50 करोड़ की सौगात इस परियोजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई। आपके द्वारा वहाँ पर कुछ भूमि भी दी गई थी उस निर्माण स्थल के लिए? जी हाँ, जब इसके विकास की बात होने लगी कि ये एक भव्य पर्यटन स्थल बनाया जाए, महाराजा सुहेलदेव जी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, उनकी प्रतिमा रखी जाए, वीआईपी गेस्ट हाउस बने, डॉर्मेट्री बने, मल्टी फंक्शन हॉल बने, पक्का घाट का निर्माण हो, विभिन्न योजना जब तैयार हो गई तो हुआ कि भूमि की उपलब्धता वहाँ नहीं थी। देखा गया जब सरकारी भूमि और ग्राम समाज और सारी भूमियों को मिला के, तो जो एक रूपरेखा निर्धारित हुई थी उसके अनुसार भूमि की उपलब्धता नहीं थी। हमारी समिति जो कि श्री सुहेलदेव स्मारक समिति, जिसके हम अध्यक्ष भी हैं, हमारे बाबा के द्वारा इसका गठन हुआ था। राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी पयागपुर रियासत से, जैसा आपने बताया, हम ताल्लुक़ रखते हैं जी जी, तो उनके द्वारा इस समिति का गठन किया गया और अपने ज़मींदारी समय में ही, ज़मींदारी अनुमूलन के पहले ही, लगभग 600 बीघे ज़मीन इस समिति के नाम उन्होंने किया था, जिसमें झील भी, पौराणिक महत्व है उस झील का भी, वो भी शामिल है, और सतह की ज़मीनें भी थीं। तो ज़मीन की उपलब्धता हमने महाराज जी से निवेदन किया कि जितनी भूमि इस परियोजना के अंतर्गत चाहिए होगी उसको हम अपनी समिति द्वारा उपलब्ध कराएंगे सरकार को, और इस पे एक परियोजना भव्य रूप से एक पर्यटन स्थल का निर्माण हो। तो लगभग 84 बीघे ज़मीन जी इसमें इस परियोजना के अंतर्गत हमने अपनी समिति से सरकार को दी है। यशवेंद्र जी, जो ये कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि थे, आपके द्वारा भी इस कार्यक्रम के पहले आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। क्या कुछ बात हुई थी इस कार्यक्रम को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल, ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, भेंट महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहता है, लेकिन इस कार्यक्रम के संबंध में, क्योंकि ये इनका महाराजा सुहेलदेव जी का देखें तो 2 कार्यक्रम बृहद स्तर पे हम लोग अपनी समिति द्वारा कराते हैं। एक बसंत पंचमी पे इनका जन्मोत्सव होता है, जन्म जयंती कार्यक्रम मनाया जाता है बसंत पंचमी के दिन, और अगर आप पूर्व में जाएंगे, 4 साल पहले जाएंगे, तो जन्म जयंती के ही दिन प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका शिलान्यास भी वर्चुअली किया गया था। वो भी बसंत पंचमी का ही दिन था, 16 फरवरी था, उस दिन बसंत पंचमी पड़ी थी, और महाराज जी भूमि पूजन किए थे यहाँ उपस्थित होकर। उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी भी उपस्थित थे। और आज ये जून के महीने में जो है, ये इनका ये माना जाता है, ये मान्यता रही है
कि जो जंग हुई थी सैयद सलार मसूद गाजी से, तो यही माह था और इसी माह में ये जंग करके इनको हराया था, तो इनका विजय उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरे माह को लेके रखते हैं। प्रत्येक रविवार को, रविवार का खास महत्व है, माना जाता है रविवार का ही वो दिन था जब महाराजा सुहेलदेव ने मार गिराया था सैयद सलार मसूद गाजी को। तो इनका विजय उत्सव मनाया जाता है। अब की भी ज्येष्ठ माह के अंतिम रविवार, जो कि 8 जून पड़ रहा था अब की तारीख, तो महाराज जी को आमंत्रण कार्ड लेके गए थे कि महाराज जी का समय मिले, और बड़ा हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर महाराज जी का आशीर्वाद उनका मिल जाता है। तो 8 जून का निमंत्रण लेके महाराज जी को आमंत्रित करने उनके आवास पे, लखनऊ स्थित आवास पे 29 तारीख को, 29 मई को हमारी भेंट हुई थी। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया, कहा कि 8 को भी हमारा प्रयास रहेगा, लेकिन संभवतः कुछ कार्यक्रम उनके लगे हुए थे। उन्होंने कहा 8 को नहीं अगर हो पाता है तो 10 को निश्चित रूप से हमारा आगमन होगा बहराइच। उसी स्थल पे 8 तारीख को आपके द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि आप लोग हमेशा करते थे, जी हाँ, ये परंपरा रही है, तो आपने कार्यक्रम किया। 10 तारीख को वहाँ पर सुहेलदेव जो भारतीय समाज पार्टी है उसके जो मुखिया हैं, ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम, उन्होंने इस तरीके से वो कार्यक्रम रहा कि ऐसा लगा, बहराइचवासी का तमाम लोगों से बात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम लग रहा था जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करने आए थे। उसमें आप भी मौजूद थे, क्योंकि 8 को भी आपने कार्यक्रम किया और 10 को भी आप मौजूद थे। जी हाँ, देखिए 8 को तो जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं तो वो तो एक समिति के द्वारा किया ही जाता है हर साल। एक पारंपरिक रूप से जो है एक प्रथा रही है, हमारे पिताजी भी बराबर करते चले आए, हम भी बराबर करते चले आ रहे हैं। और 10 तारीख का जो कार्यक्रम रहा है, जो मुख्यमंत्री जी का जिसमें आगमन हुआ है, वो उस स्थल का एक स्थल पे आपने देखा ही होगा कि एक भव्य कांस्य प्रतिमा है 45 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव जी की। तो उस प्रतिमा का भी अनावरण होना था, और साथ में हमारे जो ट्रस्ट के संस्थापक हमारे बाबा जो हमने बताया स्वर्गीय राजा बीरेंद्र विक्रम सिंह जी, उनकी भी एक प्रतिमा वहाँ स्थापित कराई गई है, उसका भी अनावरण करना था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है उस दिन 10 तारीख को। और रहा सवाल कार्यक्रम जो आपने पूछा, तो कार्यक्रम माननीय मंत्री जी भी उपस्थित रहे, उनके लोग उपस्थित रहे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे जिला की, कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था। सूचना मुख्यमंत्री जी की अन्य व्यस्तताएं थीं, जिसके कारण पूर्व में प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ, सूचना एक नहीं पहुंच सकी, तो एक भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उपस्थित हो पाए पूर्व सूचना ना होने के कारण। लेकिन सबने मिलकर मनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने इतने दूर दूर से अपने लोगों को आमंत्रित किया और लेके आने पे चित्तौरा में सफल रहे। चर्चा एसबीएन जी इसी बात की थी कि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो बसों में भर के ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं उनके द्वारा वहाँ बुलाए गए, और जब वहाँ पर लोग बैठे थे उस कार्यक्रम में, क्योंकि पंडाल बहुत लंबा चौड़ा लगाया गया था, तो ऐसे में उस पंडाल में जो उनका जो अंगोछा जो सिंबल है पीले कलर का, वही दिख रहा था। तो ऐसे में ये चर्चा हुई बहराइच में, अंदर खाने ये चर्चा चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही आयोजित कार्यक्रम है लगभग, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम वो बनता हुआ दिख रहा था। उसको लेकर क्या कुछ आपसे बात हुई बाद में मुख्यमंत्री जी से, या जो बहराइच के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, किसी से आपकी इस संबंध में कोई वार्ता हुई बाद में या पहले? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही कारण रहा, क्योंकि मंत्री जी की तैयारी जो है काफ़ी पूर्व से चल रही थी, और अपने जनपद में ये सूचना बहुत बाद में आ पाई है। तो औपचारिक रूप से जो तैयारी करने का समय, जैसे रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियां होती हैं, तो समय पूर्व निर्धारित होता है, चाहे मुख्यमंत्री जी का समय या प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम। पूर्वांचल से लोग आ गए तो ये भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कहेंगे नहीं, आप समय की जो बात कर रहे हैं, तो पूर्वांचल से लोग आ गए यहाँ और बहराइच के लोग सम्मिलित नहीं हो पाए, उतनी संख्या में नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ जो हमें जिला अध्यक्ष जी भाजपा से, अपने जिला अध्यक्ष जी से फीडबैक मिला, या जो अपने जनप्रतिनिधिगणों से फीडबैक मिला, वो फीडबैक यही था कि समय जो औपचारिक घोषणा हुई उनके कार्यक्रम की, उससे समय अंतराल, क्योंकि अगर आप जिले में देखेंगे तो जो प्रोटोकॉल आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो लगभग 3 दिन पहले ही प्रोटोकॉल जारी हुआ है। तो
खैर, अब जितना प्रयास करना था पार्टी के तरफ से किया गया। आप लोगों का प्रयास रहा और ये भव्य स्थल बहराइच में तैयार हुआ है। अभी की हाल में स्थिति क्या है, क्योंकि आप अक्सर आते जाते हैं, तो क्या आम लोगों के लिए वहाँ पर क्योंकि हमारे माध्यम से बहुत लोग जानना चाहेंगे, आम लोगों के लिए आवागमन कैसा है, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए बिल्कुल आपने अपना हमने बताया कि एक परिचय श्री सोहेलदेव स्मारक समिति जिसकी भूमि है उससे तो हम अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस समिति को एक समिति का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हुआ है उसका नाम है महाराजा सोहेलदेव स्मृति न्यास। स्मृति न्यास जी, ये बहराइच डीएम महोदय की अध्यक्षता की समिति है। हमें उसमें आजीवन उपाध्यक्ष की भूमिका दी गई है। समिति की बैठकें होती हैं, उसमें आगे की रूपरेखा निर्धारित होती है। तो अभी तक हम लोगों का यही उद्देश्य था कि इसका अनावरण, उद्घाटन, लोकार्पण कह लें, ये पहले मुख्यमंत्री जी के करकमलों से करा लिया जाए और उसके आगे संभावित अगले सप्ताह में हम लोगों की बैठक है जिसके लेके हम इसको संचालन कैसे करेंगे, संचालन की व्यवस्था कैसे बनाई जाएंगी, स्टाफ, सिक्योरिटी, विभिन्न अन्य तरह की चीज़ें होती हैं एक संचालन में, तो उनको लेके अगले हफ्ते हम लोगों की बैठक है। फिलहाल तब तक के लिए अभी उसके दरवाजे नहीं खुल रहे हैं आम जनमानस के लिए। उद्घाटन ज़रूर हो गया है लेकिन थोड़ा और इंतज़ार अभी लोगों को करना होगा। लोगों को एक बात करें अगर, तो इस कार्यक्रम के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, कार्यक्रम की तो चर्चा थी लेकिन एक वीडियो वहाँ से निकल कर आया जिसमें जो महसी के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, मुख्यमंत्री जी ने मंच से कह दिया कि सुरेश्वर सिंह जी कम बोलें तो अच्छा है। उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप तो मंच पर थे, बाद में भी आपकी विधायक जी से भी वार्ता हुई होगी, मुख्यमंत्री जी से भी आप निकट हैं, तो आप किस तरीके, क्योंकि उसमें देखा गया कि जो समर्थक हैं उनका कहना था कि विधायक जी से प्रेम है, जो उनको नहीं चाहने वाले लोग हैं उस तरीके के हैं, उन्होंने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री जी ने चुटकी ले ली, तो आप किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या वार्ता हुई आपकी? नहीं, हमारी तो इस संबंध में तो कोई वार्ता नहीं हुई, ना मुझे कोई जानकारी है। लेकिन जो चेहरे थे मंच पर वो सभी उस वक्त जो है मुस्कुरा रहे थे, ऐसे में क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, आपने अगर टिप्पणी करते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना होगा तो ये टिप्पणी करते हुए वो स्वयं भी मुस्कुरा रहे थे जी। तो उनकी मुस्कुराहट से सभी के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। बाकी उसका मतलब, मकसद निकालना तो सब किसी का अपना अपना, एक जो आपने बताया कि उनके समर्थन, नजरिया होता है, नजरिया होता है, एक अपना तरीका है। तो हर लोगों ने उसको पॉजिटिव भी लिया, नेगेटिव भी लिया, लेकिन अब जो शब्द थे वो खुल के आपके सामने थे। बात करें अगर, तो इस कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से वहाँ, कार्यक्रम के पहले अगर बात करें तो जो ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र हैं अरविंद राजभर जी जी, वो वहाँ पर कई बार आते हैं, उस दिन भी आते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो उनका साफ तौर पर ये भी कहना था कि महाराजा सुहेलदेव हमारे समाज के राजा थे, हमारे समाज के हैं, तो इस तरीके से मेरे पिता ने बड़ा संघर्ष किया है इस स्थल को इतना भव्य बनाने में। ओम प्रकाश राजभर जी को कह रहे थे कि उनकी देन है। देखिए, इसमें दो बातें आती हैं जो आपने सवाल पूछा है। एक तो बात उसमें निकलती है कि उनके समाज से महाराजा सोहेलदेव जी का जुड़ाव है या उनके समाज से रहे हैं या महाराजा सोहेलदेव जी को अपना पूर्वज मान रहे हैं। उनकी पार्टी भी उन्हीं के नाम से है। पार्टी भी उन्हीं के नाम से है जी, बिल्कुल है। लेकिन हमारा जो एक व्यक्तिगत मानना है कि महापुरुषों को जाति में वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। देखिए, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि प्रभु श्री राम, कौन नहीं जानता, निर्विवाद रूप से वो क्षत्रिय हैं, एक राजकुल में जन्मे, राजपुत्र थे, स्वयं वो राजा हुए, राजगद्दी संभाले, सब कोई जानता है कि वो एक क्षत्रिय थे, एक राज परिवार थे। लेकिन क्या उनके नाम के आगे प्रभु श्री राम के अलावा हम ठाकुर राम सिंह लगा सकते हैं? मतलब सुनने में ही ये कैसा लगेगा, ठाकुर राम सिंह। बिल्कुल। तो ये उचित नहीं है कि किसी को जाति में वर्गीकृत किया जाए। जो एक उस स्थल पे महापुरुष है जिसने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, सबको एकत्रित किया, विदेशी आक्रांताओं को मार गिराया और बाकियों को खदेड़ के भगा दिया अपने देश के बाहर, अब उसके जात पे टिप्पणी की जाए, ये उचित नहीं है। और अगर उनको लगता है कि
उनसे जुड़े हुए हैं, उनके समाज से जुड़े हुए हैं, तो मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। एक आपको 2025 की ही पीआईएल मैं बताता हूँ कि राजभर कल्याण समिति ने पीआईएल दाखिल की और इस स्थल के चित्तौरा स्थल को ही लेके दाखिल की कि वहाँ पे क्षत्रिय शब्द लिखा है, उसको हटाया जाए, राजभर शब्द जोड़ा जाए। तो उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ का भी ये निर्णय आया वहाँ पे कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं दी जा सकती है। महापुरुष अपने काम से ही जाने जाते हैं, कार्यों से ही जाने जाते हैं, जाति से नहीं जाने जाते हैं। और पहले जिस समाज की, जिस समय की ये बात हो रही है, आज से 1000 वर्षों पहले, वहाँ वर्ण व्यवस्था चलती थी, जात व्यवस्था नहीं चलती थी। तो जो लड़ता था वो क्षत्रिय था, उसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है, उसको कोई नहीं कह सकता। उस समय आज से 1000 साल पहले जातियों की व्यवस्था थी ही नहीं। तो आज उनको जाति व्यवस्था में लाना, उनको बताना कि किस जाति के थे, फिर जाति को भी आप आगे वर्गीकरण करिए कि वो किस कैटेगरी में थे, वो जनरल कैटेगरी में थे, वो ओबीसी में थे, वो एससी में थे, इससे क्या लेना देना है। आज कैटेगरी भी देखिए तो अगर राजभर समाज भी हम कहेंगे तो पहले सामान्य वर्ग में आता था जी। ये लगभग, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 96-97 के आसपास की कोई बात है, जब राजभर समाज, क्योंकि उन्होंने अपना चीज़ें रखी, अपना पक्ष रखा कि समाज के लोग को आरक्षण की ज़रूरत है, उन लोगों को आगे बेहतर व्यवस्थाएं जो समाज में मिल सकती हैं, पिछड़ा वर्ग में मिल सकती हैं, उनको किया गया पिछड़ा वर्ग में आगे। उनकी मांग भी है कि उनको जो है दलित समाज में कैटेगराइज किया जाए, उनको जो है एससी के लाभ जो भी हैं उनको किया जाए। तो वो चीज़ें एक अलग मुद्दा है कि आज के समाज में, आज के परिवेश में किसको क्या ज़रूरत है, ये एक सरकार का विषय है कि किस समाज को क्या लाभ देने हैं, कहाँ से देने हैं, किस रूप में देने हैं, उनका असेसमेंट, एनालिसिस ये सरकार करेगी। लेकिन महापुरुषों को आप 1000 साल पीछे से लेके आइए और आज के परिवेश में रखिए, मैं नहीं मानता वो उचित है। अरविंद राजभर जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे थे कि राजभर थे, अरे कौन कह रहा है, नहीं गर्दनवा पे चढ़ लेंगे। उनका वीडियो आपने देखा था वो, जिसमें वो ऐसी भाषा कह रहे थे कि हम गर्दनवा पे चढ़ लेंगे? नहीं, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो ये सुनने में ही ये भाषा शैली कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है जी। जो चीज़ें हैं, हमने कहा कि अपनी बात रखने के लिए सरकार है, न्यायपालिका है, व्यवस्थाएं हैं, हम लोग एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं जी। और वो एक सभ्यता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, शब्दों में भी, क्रियाकलापों में भी। एसबीएन जी, जिस तरीके से देखा गया कि महाराजा सुहेलदेव की जाति विवाद ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। अगर बात करें, राजभर समाज अपने कह रहा है कि वो हमारे समाज के राजा थे। इसमें पासी समाज की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का एक कोई पुराना वीडियो है, उसको वायरल कर या उसके हवाले से पासी समाज भी पीछे नहीं हटता है कि वो भी इसको दावा करता है कि ये हमारे समाज से थे, मुख्यमंत्री जी ने पहले बोला था। ऐसे में आप राजपूत समाज से हैं, राजपूत समाज तो कहता ही है कि महाराजा सुहेलदेव जी हमारे समाज से थे। आपने इतनी बड़ी भूमि दान की, आपने संघर्ष किया कि वहाँ पर पर्यटन स्थल वहाँ पर स्थापित हो, लोग आएँ, भव्यता हो और काम भी पूरा हो गया। आप ज़मीन देते वक्त क्या आपके मन में आया कि हमारे समाज के हैं, या इस तरीके का कोई मंतव्य आपके मन में उस समय आया हो? देखिए, ज़मीन जो हमने आपको बताया कि जो हम लोगों की समिति है, श्री सुहेलदेव स्मारक समिति, जिसका गठन हमारे बाबा जी के द्वारा हुआ, पूर्व श्री राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह जी द्वारा हुआ, तो उन्होंने जब अपनी रियासत में से 600 बीघा ज़मीन निकाल के दी, महाराजा सुहेलदेव जी का वहाँ मंदिर स्थापित किया, पूर्व में प्राचीन से मंदिर स्थापित था, उसका पुनरुद्धार किया। तो कोई सोच उनके भी तो दिमाग में रही होगी, ये आज की बात नहीं है, ये हम लोग आज से 100 वर्षों पहले, उससे पहले की बातें कर रहे हैं। तो कुछ सोच उनके दिमाग में रही होगी कि वो भी अपने पिता के नाम, अपने बाबा के नाम मंदिर बनवा सकते थे, किसी अन्य देवी देवताओं के नाम मंदिर बनवा सकते थे। ट्रस्ट बनाया तो क्यों महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे बनाया? तो कहीं कोई चीज़ कनेक्टिविटी रही होगी, कोई चीज़ें रही होंगी, जो तथ्य, जो प्रमाण आज निकल के स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहे हैं। मंथन किया जाए तो वो भी निकलेंगे, वो चीज़ें भी आएंगी धीरे धीरे सामने।
कि कहाँ महाराजा सुहेलदेव का इतिहास कहाँ से जुड़ता है, वो तो एक शोध का विषय है, तथ्यात्मक विषय है। किया जाएगा तो चीज़ें निकलेंगी। और आज उन्हीं की सोच को, अपने बाबा की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं कि अगर उनकी सोच रही हो उसको सही मानते हुए हमें भी उसी दिशा में, माना जाता है कि माता पिता बाबा पर बाबा जो रास्ता एक बिछा दें, तो आगे फ़र्ज़ है कि हम लोग उस पर चलें। अगर वो सही दिख रहा है, और हमें तो पूरी तरह से सही दिख रहा है कि एक महापुरुष का सम्मान हो रहा है, होना ही चाहिए। अब प्रयागपुर जब स्टेट की बात होती है तो आप हैं, जयेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, तो क्या 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 भूमिका है उसमें? आप प्रयागपुर में अगर देखा जाए तो एक जिस तरीके से आपने बात की कि जन सेवा समाज के लिए कुछ करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हैं, जयेंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आप लोगों की आपस में क्या बात होती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी शायद आपके परिवार में सर्वेंद्र जी, क्या रिश्ता क्या है आपका इनसे, भाई का या? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे भतीजे साहब हैं जयेंद्र विक्रम सिंह जी और शर्वेंद्र विक्रम सिंह जी। हमारे पिताजी 2 भाई रहे। राजा बीरेंद्र विक्रम सिंह जी के 2 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी थे जी, और छोटे भाई उनके हमारे पिताजी हैं श्री यादवेंद्र विक्रम सिंह जी। प्रयागपुर में, क्योंकि हमारे बड़े पिताजी जो ताऊ जी थे स्वर्गीय श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, उनका देहांत हमारे बाबा जी के जीवन काल में ही हो गया था। सन 52 में उनका देहांत हो गया था और सन 60 तक हमारे बाबा जी जीवित रहे। उनकी स्मृति में एक कौशलेंद्र विक्रम सिंह इंटर कॉलेज भी प्रयागपुर में स्थापित है। इंटर कॉलेज के नाम से ज़्यादा इंटर कॉलेज के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और उस समय का कहिए कि सबसे अच्छा एक शिक्षण संस्थान, उस समय और कोई शिक्षण संस्थान उसके बराबर के, उसके टक्कर के नहीं थे। आज भी जो वहाँ अध्यापक, जो वहाँ प्रिंसिपल, ज़्यादातर पदाधिकारी रहे, वहीं से शिक्षित होकर उन्होंने वहाँ का कार्यभार भी संभाला और आगे बच्चों को जो है समाज में विभिन्न पदों पर पढ़ाकर पहुँचाया है। तो श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह हमारे ताऊ जी के आगे जो है पोते हैं हमारे जयेंद्र विक्रम सिंह जी, शर्वेंद्र विक्रम सिंह जी। जयेंद्र विक्रम सिंह जी भाजपा से ही जुड़े हैं और शर्वेंद्र विक्रम सिंह जी समाजवादी पार्टी से, अखिलेश के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव आपके महल में कई बार आए भी हैं, जो शर्वेंद्र विक्रम सिंह के। जी, उनके कोठी पे अखिलेश जी का आगमन भी हुआ है जी। और आपके फील्ड से क्योंकि जुड़े हुए हैं कहूँगा, क्योंकि वो प्रवक्ता भी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। जी। तो उस रूप में उनका जुड़ाव उधर से है और हम भाजपा से समर्थित रहकर अपना समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं और जो बेहतर क्षेत्र के लिए हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बात की कि महापुरुषों को जातियों में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन अगर आपके अनुसार अगर बात करें, आपके अनुभव की बात करें, इतिहास की बात करें आपके द्वारा, तो महाराजा सुहेलदेव को किस जाति में रखना ठीक रहेगा या उसके बारे में क्या कुछ जानकारियाँ आपके पास है? नहीं, देखिए, वो तो हमने आपको बताया कि जातियों में वर्गीकरण तभी किया जा सकता है जब आपके पास कोई तथ्य हो उसके। जी। जिस दिन कोई ठोस तथ्य हो जाएंगे सरकार से या संबंधित सक्षम न्यायालय से, तमाम संगठन लगे हैं। आपने बताया कि क्षत्रिय संगठन भी लगा ही है, वो उनको अपना मान रहा है। राजभर समाज का हमने आपको उदाहरण दिया ही कि एक न्यायालय में उनका एक केस गया ही और न्यायालय की क्या टिप्पणी कहते हुए केस खारिज हुआ। तो सभी समाज, पासी समाज भी, सब लोग अपने रूप में अपने तथ्यों को इकट्ठा करेंगे और सक्षम न्यायालय पे या सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सरकार से, बल्कि हम तो यही सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, आपके माध्यम से विनती करना चाहते हैं कि इस पे सरकार भी अपनी भूमिका निभाए। पुरातत्व विभाग, अन्य विभागों को जो है, सांस्कृतिक विभाग को कहीं ना कहीं विवाद दिखता है इसमें नहीं, तो इस विवाद को चलाने से जी बिल्कुल नहीं लाभ है। इस विवाद को, क्योंकि विवाद कोई भी हो तो कहीं ना कहीं ला के उसको रोकना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है। तो सच्चाई जब सामने आएगी विवाद अपने आप सुलट जाएगा, बातें खत्म हो जाएंगी। जी। आपके अनुसार अगर देखा जाए, आप राज परिवार से हैं, तो राजभरों का क्या इतिहास है, उसके बारे में आपने कुछ
पढ़ा हो या आपने आपके पूर्वज, आपके बाबा जी, क्या इतिहास इनका माना जाए, किस तरीके से माना जाए, अगर आपके अनुसार बात करें तो? नहीं, देखिए, हमारा तो हम ही लोगों का, राजपूतों का इतिहास इतना बृहद है, किताबें भरी जी पड़ी हैं जी कि हम उसी को, अपने इतिहास को पढ़ ले जाएं, जी। यहाँ से लेके नहीं, वो यूपी। अपने आप को क्षत्रिय की श्रेणी में लाते हैं कि हम क्षत्रिय ही नहीं, हैं, क्षत्रिय हमारा की, इतिहास क्षत्रियों का रहा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। क्षत्रियों का तो मैंने आपसे कहा कि पूर्व में वर्ण व्यवस्था थी। जी राजभर शब्द बहुत बाद में आया है, भर शब्द पहले था। जी। भर शब्द कई जगह, कई पुस्तकों में हमने देखा है, पुरानी जो भी लिखी हैं, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में लिखी गई हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत ने लिखी है, उनके लेखनकारों ने जो है उनके लिखा है, तो उसमें भर जाति का उल्लेख आता है। और भर जाति एक लड़ाकू जाति थी जो साथ लड़ी है, खड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पे वो क्षत्रिय कर्म से तो क्षत्रिय ही हुए, वर्ण व्यवस्था से क्षत्रिय ही हुए। आप मानते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। हर लड़ने वाला तो उस समय के हिसाब से, आज से सदियों पहले जो है, सदियों पहले तो वर्ण व्यवस्था थी, जात व्यवस्था थी ही नहीं जी। और भर थे और भर लड़ते थे सभी के साथ, सारे क्षत्रिय राजपूतों के साथ भी मिलके लड़े हैं। उन्हीं में से जिनका अगर राज रहा होगा, जो मेरा अनुमान है राज रहा होगा, वहाँ से राजभर शब्द की उत्पत्ति हुई। देश में आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर आम लोग हों, प्रबुद्धजन हों, उनकी अलग अलग राय है। तो आपके मुताबिक अगर बात करें तो आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, किन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, आरक्षण का अर्थ क्या है। आरक्षण शब्द जहाँ आया, जहाँ हमारे संविधान में आरक्षण दिया गया, किसी भी कानून को, किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए, चाहे कोई हमारे संविधान का अनुच्छेद हो, किसी अन्य संवैधानिक किताब हो, उससे जुड़ी हुई धाराएं हों, उसका भाव समझना पड़ता है। भाव ये है कि जो शोषित वर्ग है, जो समाज में एक बराबर नहीं चल पा रहा है, किसी कारण से पीछे रह जा रहा है, उसको आरक्षण का लाभ देके मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो आरक्षण का अर्थ ही यही है कि सबकी समानता, पूरे समाज में एक समानता का भाव लाना। आज देखना चाहिए, क्योंकि समानता नहीं आ पा रही है, दो मुख्य कारण होते हैं। आज शोषित, वंचित शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, कौन है? दो तरह के लोग, जिनके पास पद और पावर की कमी है या पैसे की कमी है। दो लोग पीछे रह गए हैं, उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन लोगों को सर्वे के माध्यम से निकालना चाहिए, कि आर्थिक सर्वे कराना चाहिए। जो मेरी एक विचार है, मेरी एक राय है कि तमाम तरह के सर्वे चल रहे हैं। राजनीतिक सर्वे होते हैं, चुनाव के सर्वे होते हैं, पॉपुलेशन, जनसंख्या के सर्वे होते हैं, सेंसस बनते हैं। तो हर 10 साल पे जैसे पॉपुलेशन सेंसस भी बन रहा है, जनसंख्या का भी हो रहा है। अब तो नया सर्वे जाति का होने ही जा रहा है, वो भी बिल पास हो गया है। जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, वो भी बिल पास हो गया है, जातीय जनगणना होनी जा रही है। तो ये सब सर्वे का पार्ट है। इसी में आपको एक आर्थिक सर्वे भी जोड़ना चाहिए, कि आर्थिक रूप से कौन लोग, किस वर्ग के कितने कमज़ोर हैं। ये जब डेटा निकल के आएगा, तो फिर उस डेटा के आधार पे आरक्षण निर्धारित करना चाहिए, ना कि जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, आरक्षण का लाभ लेके वो कहीं पदासीन हो चुके हैं, उनके लड़के बच्चे भी आरक्षण का लाभ पाएं, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि उनको वो सुविधाएं मौजूद हैं, समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ चुके हैं जी। अगर राजनीतिक स्तर में एक अच्छा अपनी जगह स्थान प्राप्त कर लिया है, अगर पढ़ लिख के IAS, IPS, PCS कुछ बन गए हैं, तो वो मुख्य धारा में जुड़ गए। अब उनकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा और संस्कार दें कि मुख्य धारा में वो जुड़े रहें। आपके हिसाब से जो मुझे समझ में आया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए इस देश में। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी पूरी बात का मतलब यही है कि आर्थिक आरक्षण दें, क्योंकि अर्थ ही वो व्यवस्था है जो आदमी को मुख्य धारा से पीछे ढकेलती चली जाती है और वो सामान्य लोगों के साथ जुड़ के उनके समानता नहीं रह पाता है। जी। तो आर्थिक आरक्षण
बहुत ज़रूरी है और इसका सर्वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी डेटा निकल के आएगा कि वाकई असली हकदार कौन है आरक्षण पाने के। आप राजघराने से हैं, आप पयागपुर रियासत आपकी रही है, तो अगर हम राजघराने की बात करें, जी। पयागपुर स्टेट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पयागपुर एस्टेट जनपद बहराइच में पड़ती है जी। और अवध की स्टेट्स थी। अवध तो आप जान ही रहे होंगे, अवध की तालुकदारियाँ थीं जो उस समय राज्य बटे, तो अलग अलग बंगाल का राज्य, अवध का राज्य, तमाम राज्य बने। तो अवध में दूसरे नंबर की रियासत थी, सबसे बड़ी अवध में रियासत बलरामपुर हुआ करती है जी। और उसके बाद नंबर 2 पे पयागपुर आती थी। जी। तो बड़ा लंबा इतिहास है, जी। चला आ रहा है और रहते हुए ताल्लुकदारी भी, समाज में रह के लोगों की सेवा का इतिहास है जो आज भी लोगों के मुखर हैं लोग। जी। पुराने जो भी बुज़ुर्ग, हम गांव-गांव जाते हैं, तमाम बातें पयागपुर राज परिवार की निकलती हैं जी। और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि सब अच्छी बातें निकलती हैं। अगर 100 लोगों से भी मिलता हूँ तो 100 में से 100 लोग कहते हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो कहता है कि आपके पूर्वजों ने मेरा कुछ बिगाड़ा है। जी। हमारे बाबा स्वर्गीय राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह, जिनकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूँ, वो भी ज़मींदारी अबॉलिशन से पहले, उन्मूलन से पहले राजा भी रहे, रियासत भी चलाई सकुशल, और ज़मींदारी उन्मूलन के बाद निर्दलीय रूप से जनप्रतिनिधि भी रहे, विधायक भी रहे। जी बिल्कुल। तो दोनों परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, जनता के लिए खड़े रहे, चाहे रियासत रही चाहे रियासत नहीं रही, जन सेवा का भाव उन्होंने नहीं छोड़ा। बाबा जी ने भी नहीं छोड़ा, पिताजी ने भी नहीं छोड़ा, और आज मेरा भी यही प्रयास है कि उसी धारा में बहते हुए जन सेवा करते रहें। इसबेन जी, अगर बात करें, आप राजघराने से हैं, लोगों की ये भी जानने की जिज्ञासा होगी कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, क्योंकि आपने बताया कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो जो केवी इंटर कॉलेज की आपने बात की, शायद ही कोई वहाँ से ऐसा होगा जो वहाँ पढ़ा ना हो, जो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे पयागपुर हो या बहराइच का क्षेत्र हो, तो लोग अच्छी पोस्ट पर हैं वहाँ से पढ़ने के बाद। निश्चित। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई, लोगों की एक जिज्ञासा हो। नहीं, देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई तो हम कहीं बहुत दूर जा नहीं पाए, क्योंकि पिताजी के, मतलब हम अकेले भाई होने के नाते, पिताजी के अकेले लड़के हम ही हैं, तो उनकी इच्छा कभी माता पिताजी की नहीं हुई कि हमें कहीं दूर भेजें, कहीं बाहर भेजें। हम लखनऊ तक ही सीमित रह गए, क्योंकि समाज से बचपन से ही उन्होंने हमारा जुड़ाव बना के रखा कि अपने घर रहना है, अपने गांव रहना है, अपने लोगों से जुड़ के रहना है। तो लखनऊ में ही सेंट फ्रांसिस कॉलेज एक स्कूल पढ़ता है, वहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई है हजरतगंज के पास। और उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी किया, तो वहीं से हमारी पढ़ाई हुई। फिर आगे प्रैक्टिस भी करने का सोचा, लेकिन फिर पिताजी ने अलाउ नहीं किया कि आपके अपने लोग हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अपने क्षेत्र जाओ, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। जी। कोई ऐसी स्मृति आपकी हो जिसमें, क्योंकि बाबा जी से काफ़ी करीब, मैं आप बातों बातों में ही मुझे लगा कि बाबा जी को लेकर आप काफ़ी कुछ बोलते भी नज़र आए, उनके बारे में भी आपने बताया। कोई ऐसी स्मृति हो आपके बचपन की जो राजघराने को लेकर या आपके बाबा जी के द्वारा बताई गई हो, पिताजी के द्वारा, जिसको आप अभी भी आपको याद हो, उसके बारे में चर्चा करना चाहें? नहीं, कोई ऐसी स्मृति बाबा जी के द्वारा तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सन 1960 में उनका देहांत हो गया, वो नहीं रहे जी। और मेरी पैदाइश 1984 की है जी। तो एक लंबा अंतराल हो गया। लेकिन हाँ, हमारी दादी क्योंकि जीवित रही, मेरा बचपन उनके साथ बीता है। 1997 में उनका देहांत हुआ, जब मैं 13 साल की मेरी आयु थी। तो उनसे बहुत सी रियासती बातें कैसे होती थीं, एक बच्चों को होता भी है, हाथी कैसे चलते थे, घोड़े कैसे चलते थे। बाबा दादी से आम तौर पे आम घराने के भी बच्चे ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, बहुत इसमें ऐसी बातें आए। जी जी जी। तो वो सारी बातें सुनी। वो एक कहानियाँ तो कहानियाँ ही होती हैं, लेकिन एक जो चीज़ें हमारी दादी ने प्रत्यक्ष देखी थी अपने सामने होते, कि किस तरह राजा साहब चलते थे। अब आज तो गाड़ियों का काफिला चलता है, उससे आदमी की हैसियत अंदाजी जाती है कि गाड़ियों के काफिले में कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ियां हैं। लेकिन उस समय हाथियों की संख्या से होता था, बाहुबली का प्रमाण होता था। बाहुबली का प्रमाण। जी। तो कितने हाथी, कितने
आज तो पैदल फॉर्च्यूनर से। और रेंज रोवर से होता है। आज का वही है कि उसका जो है नाप तौल का पैमाना बदल गया है। जी। लेकिन उस समय की चीज़ें वो सब सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। ये पुरानी यादें कैसे होती थी, कुछ फिल्मों में जो दिख जाता था मुग़ल आज़म और फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में दिखता था, तो लगता था कि हाँ शायद हमारे भी पूर्वज, हमारे बाबा परबाबा ऐसे ही चलते यही हैं। उसी को सोचते हैं, वही एक इमेजिन करते हैं कि रहे होंगे ऐसे ही। आज भी आप प्रयागपुर जाते हैं, वो पुराना महल है जिसमें आप रहते भी हैं, हमें लगता है जी वहाँ हाँ, पर। बिल्कुल। तो ऐसी वहाँ पर पुरानी चीज़ें कोई इस तरीके की रख रखाव में आपके द्वारा वहाँ पर संरक्षित की गई हों, जिसको आप देखते हो तो वो दौर याद आता हो, जिसको लेकर दादी से चर्चा होती थी आपसे? जी जी जी, कई चीज़ें देखिए ऐसे होती हैं जो निकलती हैं घरों में, स्टोर रूम में कहीं, जो एक कबाड़ के तौर पे पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों से बड़ा लगाव है, बड़ा शौक़ है हमें उसको संरक्षित करने का। तो दादी जैसे बताया करती थी कि राजा साहब शिकार पे जाते थे, कैसे उनका सब खाना हम पैक करके देते थे कि शिकार पे गए हैं, खाना पानी हर चीज़ पैक होके आज भी हमारे स्टोर से निकलता है। वो पुराने टिफ़िन बॉक्स किस तरह के आज से 100 साल पहले हुआ करते थे, वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें किस तरह जाया करती थीं। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, पीतल के सामान निकल रहे हैं, ये सब निकल रहे हैं, बोतलों के, पानी के, जग के, सुराही के, ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके अपना हम अपने कमरे में धीरे धीरे संरक्षित करते जा रहे हैं। आगे हमारा विचार है कि महल के भी कुछ हिस्से को पर्यटन विभाग से सहयोग लेके कुछ इसको भी विकास किया जाएगा, और लोगों को भी, आम जनमानस को जो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, दुर्लभ हैं, उनके लिए भी रहने की व्यवस्था की जाए, ये सब चीज़ें उनको दिखाई जाएं। इसका भी एक चलन है, लोगों में इच्छा है कि पुरानी चीज़ें देखें, क्या सामान था जो पुराने रियासती टाइम में इस्तेमाल होता था, राजघराने इस्तेमाल किया करते थे। और एक पर्यटन की दृष्टि से एक म्यूजियम के तरीके से अगर देखा जाए, हाँ, एक संग्रहालय उसका, संग्रहालय उसका जो है, क्योंकि ये चीज़ें राजस्थान में टूरिज़्म, पर्यटन बहुत तेज़ी पकड़ लिया। मैं इस पे रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपके महल के पास एक तस्वीर घर है जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके पूर्वजों की उस समय की तस्वीरें हैं, या तो उसको लेकर ये था कि वो थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है इस समय, तो उसको संरक्षित करने के लिए, या उसको आम लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों की दिलचस्पी होती है कि पुराने लोग हैं तो अपने महाराज को एक बार देखें, महाराज उस समय के राजा जो थे, तो इस तरीके से उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? नहीं, देखिए, जब तक के हमें जानकारी हुई उस बारे में, जब हमारी वो आयु, वो अवस्था हुई, तब तक के उसके अंदर की सारी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कीड़े खा चुके थे, समय की मार में, पानी, बरसात का हर चीज़, तो चीज़ें काफ़ी कुछ ख़राब हो गई। तो एक सही रूप में कुछ भी नहीं उपलब्ध हो पाया। आज ये बहुत दुखद बात है जो सुनते हैं अपने पिताजी से, और सारी चीज़ें कि कई पीढ़ियों तक के, हम लोगों की 8-10 पीढ़ियों तक के चित्र वहाँ संरक्षित लगे हुए, इसीलिए उसका नाम तस्वीर घर है जी। तो एक गोल सी बिल्डिंग है, अगर आपने देखी होगी तस्वीर घर, गोल सी बिल्डिंग है, और चारों तरफ उसके गोलाई में कि आप बीच सेंटर में खड़े होइए और नज़र घुमाइए अगर आप चारों तरफ, तो पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हम लोगों का सिजरा मिलता था। लेकिन बहुत अफसोस, दुख की बात है कि जब तक के चीज़ें हम देखने लायक हुए, कुछ लापरवाही के कारण हमारे ही परिवार में वो चीज़ें संरक्षित नहीं हो पाई। आज मात्र बिल्डिंग बची है, वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द सुधारी जाए और एक नए सिरे से उसको फिर से उत्थान उसका किया जाए। आपके महल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बागेश्वरनाथ मंदिर है, बहुत ही पौराणिक है। वहाँ पुरातत्व के द्वारा जब कार्बन डेटिंग की गई तो 16वीं शताब्दी का बताया गया, तो उसको लेकर भी प्रयागपुर के लोग हों या बहराइच के लोग हों, उनकी एक इच्छा रहती है कि वहाँ भी एक भव्य तरीके से हो, क्योंकि वो मंदिर भी अब एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ के भवन भी धीरे धीरे अपनी जीर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसको लेकर आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे, वहाँ पर एक अच्छे तरीके से भव्य रूप से वहाँ स्थापित हो पर्यटन के द्वारा, या किस तरीके से आप काम करेंगे? नहीं, देखिए, पर्यटन एवं धर्मार्थ विभाग इसी के लिए होता है कि जो हम लोगों की प्राचीन मंदिर हैं, जो हम लोगों के धरोहर हैं, यही हमारी धरोहर है, इसको कैसे संरक्षित किया जाए, और एक एक करके हर चीज़ पे, हर विषय पे एक एक करके हम सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव का पर्यटन स्थल बन के तैयार है, उसके लगा हुआ ही अगर आप
जाएंगे तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पे देवी जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, समय माता बेरिया के नाम से। जी बिल्कुल। और पौराणिक महत्व उसका भी वहीं से लाया जाता है। माना जाता है कि युद्ध करने से पहले महाराजा सुहेलदेव जी ने देवी जी की स्थापना की थी और उनसे आशीर्वाद मांगा था कि ये एक बहुत भीषण युद्ध हम लड़ने जा रहे हैं, तो हे माँ मेरी मदद करिए, इस युद्ध में हमें विजय बनाइए। तो तब से इसकी मान्यता है कि वो मंदिर वहाँ पे स्थापित है महाराजा सुहेलदेव जी के ही कर कमलों द्वारा। आज हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं। मंदिर बना है, चारों तरफ मंदिर की भूमि है, उसका संरक्षण, उसका रखरखाव अपने स्तर से जितना हो पा रहा है व्यक्तिगत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसको भी हमने सरकार को दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया है और पर्यटन विभाग से माननीय मंत्री जी को हमने उसको दिया है कि इस मंदिर को भी भव्य रूप से पुनर्जीवित करें। और जैसा कि आपने कहा कि ये बाबा बागेश्वर नाथ जी का मंदिर, ये भी पयागपुर रियासत में हमारी दादी, यहाँ भी जैसा अभी मैं दादी का जिक्र ही यादों का कर रहा था, हमारी दादी बराबर बाबा बागेश्वर नाथ मंदिर और एक हम लोगों का पत्थर शिवाला है वहाँ कोठी से ही करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पत्थर शिवाला है, शिव जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, पत्थर का बना हुआ, वो भी बहुत प्राचीन बहुत सुंदर मंदिर है। तो दादी जी हमारी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सारे मंदिरों में बराबर खुद जाना, जल चढ़ाना। उस समय तो थोड़ा सा रानी का आम जनमानस में निकलना भी थोड़ा प्रतिबंधित रहा करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आस्था कभी नहीं छोड़ी। सारे मंदिरों में स्वयं जाना, जल चढ़ाना, पूजा अर्चना करना। तो धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि एक एक करके हर मंदिर को लें और सरकारी योजनाओं में साल साल एक एक दो मंदिर लेते जाएं, जो अपने जनपद के प्राचीन मंदिर हैं, रियासती मंदिर हैं, जो रियासत के द्वारा बनवाए मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार होता चला जाए। इसी श्रृंखला में बाबा बागेश्वर नाथ जी का भी मंदिर है जो पयागपुर रियासत द्वारा ही स्थापित किया गया था। वहाँ शिवलिंग की स्थापना पयागपुर रियासत के ही द्वारा की गई थी। आज उसकी भी अवस्था समय के साथ बिगड़ रही है, लेकिन उसको जल्द सुधारा जाएगा। जल्द सुधारा जाएगा जी। बहुत सारी बातें हुई, अब हम राजनीति के क्षेत्र की तरफ चलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ाव रहा है। क्या किसी पद पर आप हैं भारतीय जनता पार्टी में, किस तरीके से संस्था है? जी नहीं, हम कोई पद पर भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। केवल हर राजनीतिक पार्टी की एक सोच होती है, एक दिशा होती है चलने की। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और दिशा से हम प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की हमने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद सक्रिय सदस्यता ग्रहण की और फिर समाज के कामों में ही लग गए। कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि कोई पद की तरफ अभी देखें और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। जो काम थे, जो जनसेवा का हम लेके अपना लक्ष्य चले हैं, वो हम पूरा कर पा रहे हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, अपनी सरकार के द्वारा, मंत्रिमंडल में बैठे सभी मंत्रियों के सहयोग से। तो वो काम हमारे हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आपसे चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। आपने कहा कि किसी पद को लेकर या इस तरीके का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन चित्तौरा जो ब्लॉक है वहाँ से एक बार प्रमुख के रूप में आपकी खूब चर्चा हुई। उसको लेकर एक लंबी चर्चा छिड़ी। उस समय अनुपमा जायसवाल जी आज भी विधायक हैं, उस समय भी विधायक थी वो। वहाँ चित्तौरा ब्लॉक से आपकी उम्मीदवारी को लेकर एक चर्चा हुई और उसके बाद में वहाँ जो कमलेश वर्मा थे वो प्रमुख बन गए। उसको लेकर क्या कुछ बताना चाहें? उस दौरान क्या हुआ था, कैसे, क्या आपके पास कोई ऑफर आया, क्या बातें हुई थी उस समय? नहीं, उस समय एक समझिए, ये आप बात कर रहे हैं 2015 से ये बात शुरू होती है। जी। पंचायत चुनाव 2015 में हुए थे जी। उस समय से ये चीज़ें शुरू हुई कि मन में आया कि चित्तौरा, क्योंकि हमने कहा चित्तौरा ब्लॉक भी है वो, जी ब्लॉक, चित्तौरा महाराजा सुहेलदेव जी की कर्मभूमि भी है जी। वहाँ बराबर आना जाना होता रहा। तो एक इच्छा दिल में जागृत हुई कि अगर एक ब्लॉक प्रमुखी का पद के लिए हम लड़ते हैं या अगर ईश्वर ने चाहा वो हमें मिलता है, तो सक्रिय रूप से जो जनसेवा का भाव लेके हम चल रहे हैं, एक कलम की ताकत भी उसमें जुड़ जाती है, तो और अच्छे से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। इस सोच के साथ 2015 में हमने चुनाव लड़ा, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी होता है, बीडीसी का चुनाव लड़ा। महिला सीट थी क्योंकि,
तो हमारे माता जी को गांव वालों ने नामांकन जब भराया, हमने अपनी इच्छा जाहिर की, तो गांव वालों ने पूरा मान सम्मान किया, स्नेह दिया कि नहीं बिल्कुल रानी साहब को होना चाहिए, और अपना नामांकन किसी ने दाखिल नहीं किया। निर्विरोध तरीके से निर्विरोध तरीके से क्षेत्र पंचायत सदस्य घोषित हुए। फिर ब्लॉक प्रमुखी की जब बात आई तो सरकार उस समय समाजवादी पार्टी की थी, तो उस समय होना यही था जो कहते हैं इन चुनावों का, तो अब आजकल जो कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा और साम दाम दंड भेद जो होता है एक तरीके लगा के उस चुनाव को नामांकन हमें नहीं करने दिया गया, ज़बरदस्ती उससे रोका गया। आपने भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी की थी? जी नहीं, हमने भारतीय जनता पार्टी से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उस समय स्टैंड क्लियर था कि शासन सत्ता भी हमारी नहीं है और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की टिकट हम नहीं देंगे। जी। तो एक तरह से निर्दलीय ही हमने प्रयास किया था। उस प्रयास में उस समय विफल रहे, नामांकन भी दाखिल नहीं कर सके थे और समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बने। महिला सीट थी उस समय, सईद शेरवानी जी थे, उनकी धर्मपत्नी बनी। अच्छा, वो उस समय ब्लॉक प्रमुख? वो उस समय ब्लॉक प्रमुख बने जी। फिर जब दोबारा आपने बताया माननीय अनुपमा जायसवाल जी विधायक जी का जब सरकार हमारी 17 में बनी जी, विधायक जी से हमने सलाह लिया कि अगर आपकी इच्छा हो। मैं इसी दौर की बात कर रहा हूँ, इस समय आप नहीं, हमने आपको जरा पीछे से भी पृष्ठभूमि ला दी कि वो क्या चीजें हुई। हाँ, ये एक दौर था, ये शुरुआती जब आप सरकार में नहीं थे, आपकी पार्टी सत्ता में नहीं थी। ये 15 का दौर था जी। 17 का दौर था जब शासन सत्ता में हमारी पार्टी आई। तो माननीय अनुपमा जी से हमारी बातचीत हुई, वार्ता हुई। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप अविश्वास लाना चाहें हम लोगों का समर्थन रहेगा, आप अविश्वास लाइए, अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रमुख को हटा के दोबारा चुनाव कराइए, हम लोग आपके सहयोग में सभी लोग रहेंगे जी। तो सभी से बात हुई, विधायक जी से बात हुई, सांसद जी से बात हुई, जिलाध्यक्ष जी से बात हुई, सभी से बात हुई। खैर अविश्वास तो हम ला दिए, ब्लॉक प्रमुख सपा का हटा दिए, लेकिन अब जो भी कोई कारण रहे होंगे कि पार्टी को टिकट देना था ब्लॉक प्रमुखी का, एक जो आपने बताया वर्मा जी थे, कमलेश वर्मा जी थे, उनकी धर्मपत्नी जी को जिस भी आधार पे जो रहा हो, लेकिन एक पार्टी का निर्णय था कि उनको टिकट दिया गया। उस समय आपके प्रयासों से ही वहाँ प्रमुख हटा भी था जी। और उसके बाद में चर्चा इसी बात की हुई कि उसके बाद में आपको टिकट नहीं दिया गया और वहाँ पर इस तरीके से उनको प्रमुख बना दिया गया। जी जी जी। तो ये वाकया जो है इसके बारे में, ये 15 में आपने शुरुआत की थी और 17 में जब सरकार आई तो फिर आपने फिर एक बार दावेदारी वहाँ से की? जी हाँ, बिल्कुल किया, प्रयास किया, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जब सरकार नहीं थी तब तो कोई बात ही नहीं थी। हमने कहा जो होना था, जो हुआ वही होना ही था, जो मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी शासन सत्ता जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो होना ही था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सकारात्मक हुए कि अपनी सरकार आई तो चीज़ें आगे फिर से प्रयास किया जाए, लेकिन शायद उस समय भाग्य में नहीं लिखा था। तो हम तो भाग्य को सबसे बढ़ के मानते हैं कि आदमी कर्म कर सकता है, कर्म किया, जब भाग्य होगा, जब ईश्वर की इच्छा होगी, आशीर्वाद होगा, शायद कुछ बेहतर होना लिखा है। अब हम आते हैं पयागपुर की तरफ, क्योंकि पयागपुर में आपका महल है, आपकी रियासत रही है। पयागपुर में 2019 में नगर पंचायत का दर्जा मिलता है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो रहते हैं वो वहाँ से विजयी हो जाते हैं। जी। आपका महल भी उस नगर क्षेत्र में आता है। जी बिल्कुल। थोड़ी सी बारिश के बाद वहाँ भारी जल भराव, एक तरीके से देखा जाए तो आप भी निकलते हैं, उधर से आते जाते हैं, कोई इस तरीके का कार्य आज तक नहीं दिखाई पड़ा नगर पंचायत के द्वारा। क्या मानते हैं आपकी भाजपा का नगर अध्यक्ष ना बनना, वजह क्या मानते हैं आप? नहीं देखिए, ये तो चुनाव है, ये तो मतों से तय होता है कितने मत किसके हक में। जनता जिस प्रत्याशी को चाहेगी उसको बनाएगी, वो किसी भी पार्टी का हो जी। ये तो जनता का चुनाव है। एक एक मत गिन के घोषित होता है पदाधिकारी। चेयरमैन भी घोषित हुए, समाजवादी पार्टी से घोषित हुए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो उनसे हारा। लेकिन पृष्ठभूमि जो पीछे से चली आ रही थी, अगर आप उनका देखें जो चेयरमैन का पद ग्रहण किए, पृष्ठभूमि पीछे से विवादों के रूप में ही उनकी चली ही आ रही थी। किसी न किसी रूप में, किसी न किन्हीं विवादों में वो घिरे रहे
और उन विवादों ने उनका आज तक पीछा नहीं छोड़ा। किसी न किसी रूप में न्यायालय का कोई बात, कोई एफआईआर की बात, किसी तरह की बातें, तो बहुत डिस्टर्ब रही वहाँ की चेयरमैनी, जिसके कारण नया बना था तो सारे सिस्टम नए सिरे से बनाने थे, क्योंकि प्रथम चुनाव था चेयरमैनी का। इससे पहले वहाँ प्रधानी रहती थी, ग्राम सभा क्षेत्र था, पहली बार वो सभासदी और चेयरमैनी और नगर पंचायत का क्षेत्र घोषित हुआ था। तो नया सृजन होने के साथ उसमें दुगनी तीन गुनी मेहनत करनी थी और आधी और चौथाई मेहनत ही हो पा रही है। तो यही कारण है कि ना वो इधर का रहा ना वो इधर का रहा। चेयरमैन साहब आधा कार्यकाल कर पा रहे हैं, आधा कार्यकाल नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें डिस्टर्ब हैं। अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी अगला चुनाव आ जाए और कोई निर्विवाद चेहरा बने चेयरमैन का, क्योंकि बजट तो आप विवादित हो, अगर निर्वाचित हो गए हैं तो बजट तो उनको भी मिलता होगा, बजट आया, लेकिन वहाँ देखा गया जो स्थानीय विधायक हैं उनसे तल्खियाँ चली लंबे समय तक। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरीके से, क्योंकि नगर क्षेत्र है तो नगर पंचायत के द्वारा ही वहाँ पर कार्य, तमाम सारे कार्य किए जाने थे। ऐसे में बड़ी वजह क्या मानते हैं आप कि अगर कोई विवादित चेहरा भी है तो जो विकास की उम्मीद लेकर जनता ने जो मत दिया था उस पर किस तरीके से खरे उतरना चाहिए था? जी देखिए, इसमें तो यही हम कहना चाहेंगे कि देखिए, विधायक जी भी एक जनप्रतिनिधि हैं जी। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, उनको देखने का, सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। अब बात अलग है कि बजट जो आ रहा है उसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, या वो खर्च ही नहीं हो पा रहा है, सरकार के द्वारा आ रहा है और लौट जा रहा है। ये चीज़ें तो एक दूसरा विषय हो गया कि उसकी तो एक जांच का विषय हो गया कि कौन सा बजट आया, कहाँ किस मद में उपयोग हुआ, सही उपयोग हुआ, गलत उपयोग हुआ। लेकिन जब तक ये विवाद की स्थिति खत्म नहीं होगी, आखिरकार जनता ने चयनित किया है लेकिन जनता का ही नुकसान हो रहा है, ये बात तो स्पष्ट है। नगर पंचायत क्षेत्र में अगर बात करें तो गंदगी, नालियों की दिक्कत, जो मूलभूत समस्याएं हैं, लोग यहाँ तक भी कहते नजर आए, हम ही लोगों से कहते हैं कि इससे पहले ग्राम सभा थी तो अच्छा विकास हो जाता था जी। नगर पंचायत होने का कोई लाभ मिला नहीं और नाम है आदर्श नगर पंचायत पयागपुर। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और यही हमने अभी अपने उत्तर में इस बात को कहा भी कि ये बीच में रह गए जी। न आर हुआ न पार हुआ, न इधर न उधर। नगर पंचायत बनाया गया लेकिन नगर पंचायत की फंक्शनिंग नहीं हो पाई। तो जब फंक्शनिंग ना हो पाई, ग्राम सभा रूप में जहाँ जहाँ गांव का परसीमन था, जहाँ जहाँ तक जो ग्राम सभा क्षेत्र था, उनका एक कार्य सुचारू रूप से चलता चला आ रहा था आज से नहीं दशकों से। उनको मालूम था कहाँ क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। नगर पंचायत क्षेत्र होने से एक तो नए प्रत्याशी आए, जितने सभासद नियुक्त हुए उनको क्षेत्र की समस्याएं, लोगों की समस्याएं समझते हुए समय लगा। समस्याएं समझ में आई, ऊपर पहुँचे, तो ऊपर पहुँच के जब पद ही आधे टाइम रिक्त रह रहा है, कुर्सी आधे टाइम खाली रह रही है, चेयरमैन जो नियुक्त है वो कार्यभार संभाल नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्य बाधित होगा। कार्य बाधित होगा, उसका पूरा हर्जा खर्चा जनता भुगतेगी। यही हो रहा है पयागपुर नगर पंचायत क्षेत्र में। स्थानीय विधायक से आपके कैसे रिश्ते हैं, बातचीत होती है? क्योंकि विकास को लेकर पयागपुर आप भी रहते हैं लगभग, तो विकास को लेकर या अन्य मुद्दों पर कभी बातचीत होती है? आप पार्टी में भी हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमारी विधायक जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं जी। और क्योंकि हम भी वहीं के निवासी हैं और हमारे माननीय विधायक हैं, तो बराबर संवाद उनसे बना रहता है। विभिन्न कार्य योजनाओं में हमारा उनका बातचीत होती रहती है, समन्वय रहता है कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए विकास की दिशा में। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट है तालाब बघेल नाम से जी। एक बहुत बड़ा जलाशय है जिसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। तो विधायक जी से बराबर इस संबंध में भी हमारी वार्ता होती रहती है। काफ़ी लिखा पढ़ी आगे शासन को इस संबंध में भी जा चुकी है और जल्द ही उसका भी, चित्तौरा झील के साथ तालाब बघेल का भी जल्द ही वो भी विकास देखने को मिल सकता है। तालाब बघेल को लेकर कई बार वहाँ स्थानीय विधायक के द्वारा प्रयास भी किया गया, आप भी बता रहे हैं कि आपके द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया है, लेकिन कई बार वहाँ सर्वे होता है, लोग आते हैं, टीमें आती हैं, लेकिन आज तक कार्य नहीं शुरू हो पाया। जी हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कार्य पूरा नहीं हो पाया। चीज़ें शुरू हो गई लेकिन
चीज़ों का कहीं अब कहें अधिकारियों की कमी है या कहीं कहें फॉलोअप की कमी है, जो भी कारण रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो चीज़ अब तक जो हो जानी चाहिए थी, उसी से संबंधित एक बहुत बड़ा और विषय वहाँ फंसा हुआ है, जो कि है बंगाली समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं जी। उनकी कॉलोनी है। जो विस्थापित बंगाली हुए थे उनके पुनर्स्थापना के लिए सरकार ने हमारे ही रियासत से ज़मीन हमारे बाबा जी ने दी थी कि उनकी पुनर्स्थापना वहाँ की जाए, और ज़मीन दे के उनको बसाया गया वहाँ। लेकिन आज भी उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको सही ज़मीन अपनी आवंटित नहीं हो पाई है, कागज़ उनके नाम नहीं जा पाए हैं, इधर उधर वो बसे हैं, दूसरों के ज़मीन पे जो अवैध कब्जा है वो ढकेलता रहता है, और जो उनकी ज़मीन है सही रूप से वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। तालाब बघेल से जुड़ा मुद्दा है, जो इतना बड़ा जलाशय है, लेकिन जिस रूट से उसका बरसात में बरसाती पानी का निकास होना चाहिए, वो रूट, वो कैनाल, वो अभी पूरी तरह से खुद के तैयार नहीं हुआ है। तो जल भराव की समस्या उन गाँवों में, उन क्षेत्रों में आए दिन बरसात में आम बात हो गई है। ये सब कुछ मुद्दे हैं जो लग के हमारी विधायक जी से भी निरंतर बात होती रहती है इन मुद्दों पे। जल्द से जल्द इन सब का समाधान कुछ निकालने का जरूर प्रयास किया जाएगा कि उन लोगों को राहत मिले और क्षेत्र का विकास हो। विकास के मायने में अगर देखें तो पयागपुर की आप बात ही कर रहे हैं, कितना विकास पयागपुर में आप देखते हैं बीते, क्योंकि 2 टर्म से आपकी सरकार है, आपके विधायक हैं, किस तरीके से कामकाज हुआ है? आप निकलते हैं, जाते आते हैं? नहीं, निर्विवाद रूप से विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास है। अगर आप सड़कों का, परियोजनाओं का देखें, विभिन्न तरह की परियोजनाएं, विभिन्न सड़कों का चौड़ीकरण, नवनिर्माण, पानी का काम, जैसे नगर पंचायत यहाँ बना, पानी हर जगह पहुँचना, पाइपलाइनें बिछना, तमाम तरह के विकास कार्य हुए हैं और निरंतर चल रहे हैं। जो समाज को ज़रूरत है, लोगों को, क्षेत्रवासियों को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी की जा रही हैं। अब आखिरी सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या उम्मीद करें कि यशवेंद्र विक्रम सिंह जी भी कहीं से अपनी उम्मीदवारी रखेंगे पार्टी के सामने? नहीं, देखिए, हमारी उम्मीदवारी रखना न रखना एक विषय नहीं है। हमारा पार्टी के लिए हम एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जी। अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पार्टी को कहीं लगता है कि हमारा समायोजन किया जा सकता है, कहीं टिकट दिया जा सकता है, तो वो पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी से कोई मांग नहीं है। आपको, आपके मन में विचार तो ज़रूर होगा कि किस विधानसभा से या कहाँ से मेरी अगर उम्मीदवार रहें भी तो कहाँ से रहें, ये तो मन में आपके ज़रूर होगा। नहीं, हमारा, क्योंकि कार्यक्षेत्र जितना है, जितना हम कार्यक्षेत्र अपना वहीं से जोड़ते हैं, जो हमारे लोग थे, जो हमारी रियासत थी, हम वहीं से जोड़ते हैं, तो हमारी रियासत का फैलाव यहाँ विशेषरगंज से अगर चलिए तो चला जाता था बेगमपुर तक जी। अब विधानसभा अगर देखेंगे तो इस रूट पे आपको 3 विधानसभाएं मिल गई। पयागपुर मिल गई, आपको बहराइच सदर मिल गई, आपको मटेरा मिल गई। फिर उधर आप चले जाएं अगर हुजूरपुर रोड पे, कैसरगंज तक हमारा ही रियासत का प्रभाव रहा है जी, तो आपको एक उधर भी विधानसभा दिख जाएगी। तो कोई विधानसभा देख के हम लोगों से नहीं जुड़े हैं, हम जुड़े हैं उनके सुख दुख में, उनकी सेवा के लिए, और कर रहे हैं। वो पार्टी का अपना निर्णय है, जो पार्टी को उपयुक्त लगेगा पार्टी हमारे लिए सोचेगी। वैसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं, हम पार्टी और अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं। किस तरह, क्योंकि आपने बताया कि अब समाज सेवा जो है, समाज के लिए अगर कुछ करना है तो किसी पद की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि तभी आप जब पावर में रहेंगे तो अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने समाज के लिए कर पाएंगे। तो उसको लेकर आपके मन में ये ज़रूर बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि जितना कोई आदमी की क्षमता होगी, जैसे पैदल चल के भी कोई आदमी कहीं तक यात्रा करके जा ही सकता है, लेकिन अगर उसको हम साधन दे देंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, 4 पहिया वाहन दे देंगे, तो वो दूरी उसकी कम हो जाएगी और वहाँ पहुँच के कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, एक पद वही है, एक वाहन का काम करता है कि जो आपको सबल बनाता है और मदद करता है कि आप ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका अपनी रख सकें लोगों के काम करने में, उनकी मदद करने में। तो निश्चित रूप से पद का महत्व अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। तो आप थे पयागपुर राजघराने से राजा यशवेंद्र विक्रम सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि समाज सेवा को लेकर जो भी पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, आगे अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसको आप निभाएंगे, लेकिन समाज के विकास को लेकर समाज में लगातार आप बने रहते हैं, लोगों से मेल जोल आपका बना रहता है। हम आगे फिर बैठेंगे और यशवेंद्र विक्रम सिंह जी से बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्कार।